हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए, आज हम फिर अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हम डिस्कस किए थे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पर जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है वह क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस पर हमने बात किया था कि जो होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमने बात किया था कि जो नेचर, यदि हम किस प्रकार के नेचर को इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, अच्छा, इससे पहले मैं आज यहाँ बता देना चाहते हैं कि जो इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक होगा वह होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फिर परसेंटेज आयनाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कुछ इतना समझ लीजिए कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर जो डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। तो जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, तो यदि हमने बात किया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम जब लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हो जाता है कि पूरा कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि जो डिसोसिएशन होता है कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। और यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है। और जितना भी सारा हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो सबका किसके बारे में पढ़ेंगे, हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के ही बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा बात किया था कि जो होता है कि यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो वह टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो हम यदि देखते हैं कि टेम्परेचर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो उसका डिसोसिएशन होता है यानी टूटने का जो प्रक्रिया होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, यानी इंक्रीज करने लगता है। तो जो टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है कि वह इंक्रीज होने लगता है। तो चलिए खैर, ये सब कुछ छोड़ते हैं हम आज। और इतना था कि पिछला क्लास का था, हम कल पिछला क्लास में इतना बताए थे। तो आज हम अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज जो अगला टॉपिक होगा वह होगा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर किसके द्वारा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें जो हम आज का टॉपिक में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या प्राप्त करेंगे कि जो होता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने पहले भी बता दिया था कि हम जितना सारा पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, सबका हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। कि यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने बताया था कि जो उसका आयनाइजेशन होता है वह कम्प्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है, यानी जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। यदि फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते तो आयनाइजेशन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन 0 हो जाता है, और यदि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो सब प्रोडक्ट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में चल जाता है। तो इसीलिए हम उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम स्टडी नहीं करते। जितना भी सारा स्टडी करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के ही बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम समझते हैं कि समझ लेते कि कोई ए एंड बी ए भी एक एक्वस सोल्यूशन है। तो यदि हम इसको आयनाइज करवाते हैं, इक्विलिब्रियम में स्थापित करवाते तो जो है टूटेगा। और किस में टूटेगा, हमने लिया एक्वस में, तो यहाँ टूटेगा ये प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस में टूटेगा। यदि हम ए और बी को इलेक्ट्रोलाइट लेते तो जो इसका जब हम डिसोसिएशन करवाते तो ये प्लस और बी माइनस में टूटेगा। और यदि हम इसका कंसंट्रेशन को निकालना चाहते हैं और फिर यदि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यदि हम देखेंगे तो इसमें हो जाता है कि एक समय में यदि हम इनिशियल में लेते हैं, इनिशियल यानी टी बराबर
जीरो होगा। तो इसका यहाँ पर सी मोल होगा। और जब यह टूटेगा तो जिसमें हम स्टार्टिंग टाइम में लेंगे यानी टी बराबर जब मेरा जीरो रहेगा, कुछ नहीं माने इनिशियल टाइम में रहेगा, तो यहाँ पर भी जो इसका टूटने का प्रक्रिया होगा वह जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। और यदि हम कुछ आफ्टर टाइम के बाद लेते हैं, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम, यदि हम आफ्टर कुछ समय के बाद लेते हैं तो यह जो टूटता है वह कैसे टूटता है, यानी कंसंट्रेशन, इसका पूरा कंसंट्रेशन कितना था, सी मोल पर लीटर था। तो जब यह टूटेगा तो किस में टूटेगा, यानी डिसोसिएशन होगा तो किसके साथ टूटेगा, इसी में टूटेगा। तो जो टूटेगा वह सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा। अल्फा जो होता है वह डिसोसिएशन कांस्टेंट को दर्शाता है, और यहाँ पर जो टूटेगा वह होगा सी अल्फा, और यहाँ पर भी होगा सी अल्फा। तो इस प्रकार से यह टूटता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, और इतना हमने समझाया कि जो इसका टूटने का प्रक्रिया होता है वह इस प्रकार से होता है। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं और इसको हम फिर आगे समझाएंगे आराम से। तो चलिए लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, ionization constant determined by the constant determined by the किसके द्वारा, जो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करेंगे तो जो डिटरमाइन करता है यानी निर्धारित है किस पर, जो डिटरमाइन करता बताता है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट डिटरमाइन बाय दी ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ। तो जो हम इसका यह जो डिपेंड करता है और किसके द्वारा टूटता है, ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ के द्वारा टूटता है। तो ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ में बताता है कि ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ में बताता है कि जो आयनाइजेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम आयनाइजेशन करवाते हैं तो वह जो आयनाइजेशन होता है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन का जो आयनाइजेशन होता है तो वह जो आयंस में टूटता है उसी को हम ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यदि हम आगे लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा, अकॉर्डिंग to this law dissociation of any electrolyte in an aqueous solution। जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइजेशन करवाते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो जब यह टूटता है देन आयंस आर फॉर्म, जो इसमें बनता है वह आयंस को फॉर्म करता है। तो इसमें सीधा सीधे यही बताया गया था कि जितना सारा पिछला क्लास में बताएं कि जो आयनाइजेशन होता है फिर इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो उसका डिसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होकर क्या बनता है, आयंस को फॉर्म करता है। और जो पॉजिटिव बनाता है उसे कैटायन के नाम से, नेगेटिव बनाता है उसे आयन के नाम से जानते हैं। तो ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ को इसी में यूज करना था जिसके लिए इसका नाम यहाँ पर आया, और इसीलिए हमने पिछला क्लास में नहीं बताया था। हमने बोला था कि जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ के बारे में भी बताएंगे। तो जो इसका डेफिनेशन था ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ का तो हमने यहाँ लिखा। और जब आगे इसका हम वो प्रोसेस को देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने का, तो चलिए यहाँ पर को ले लेते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं यानी ये भी एक
ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। और यदि हम इसका डिसोसिएशन करवाते हैं तो जो यह टूटता है तो यह किस में टूटता है, ये प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस में टूटता है। अब हम आगे इसका जब डिसोसिएशन कांस्टेंट करवाएंगे तो समझ लेते हैं कि यदि टी बराबर इनिशियल में लेते हैं, एट इनिशियल, जब हम एट इनिशियल में लेते हैं तो इनिशियल में इसका कितना मोल होगा, यानी सी मोल होगा, सी मोल पर लीटर होगा। यदि हम इनिशियल में लेते तो इनिशियल में इसका सी मोल पर लीटर होगा। और जब सी मोल पर लीटर होगा यानी टी बराबर जब जीरो होगा तो उस समय जो है टूटता है, तो उस समय टूटने का जो इसका प्रोसेस होता है वह दोनों का क्या होता है, जीरो होता है। और यदि हम आफ्टर सम टाइम में लेते हैं यानी कि आफ्टर कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम यदि उस समय कुछ समय होगा यानी आफ्टर टाइम बराबर जब इसका डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन यदि ए बी का होगा तो ए बी का डिसोसिएशन कैसे होगा, यानी सी में ही जो कंसंट्रेशन इसका ए बी का कंसंट्रेशन कितना था, सी मोल था, तो सी मोल में सी अल्फ़ा टूटेगा जो अल्फ़ा को इंडिकेट करता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिनोट करता है। इसको हम आगे लिखेंगे कि अल्फ़ा डिनोटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जो यहाँ पर टूटेगा तो इसका भी जो टूटेगा वह सी अल्फ़ा और यहाँ पर भी सी अल्फ़ा टूटेगा। क्या है, क्योंकि जो यह सी मोल था वही सी मोल से टूटकर सी अल्फ़ा और यहाँ पर भी सी अल्फ़ा बना। तो यदि हम इसका और आगे लेकर चलते हैं किसके द्वारा, यदि हम रेट ऑफ लॉ के द्वारा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हमने पिछला क्लास में बताया था, तो इसको अभी यहाँ पर नहीं बताते। और जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में देखते हैं तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा वहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या चीज़ होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड का होता है। तो यदि हम इसका देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। तो यदि हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर के ए बी। जो यहाँ पर के डिनोट करता है और क्या डिनोट करता है, कांस्टेंट टर्म को डिनोट करता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पर जो के डिनोट करता है वह आयनाइजेशन कांस्टेंट को डिनोट करता है। और यदि हम आगे चलते हैं फिर रेट ऑफ बैकवर्ड में यदि हम देखते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड में हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जो यहाँ पर हमने लिखा था ए प्लस और बी माइनस लिखा था जो डिसोसिएशन होने के बाद टूटा था। तो रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। तो यदि हम इसका दोनों को कांस्टेंट को हटाते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर कांस्टेंट के टू ए प्लस और बी माइनस, यानी यहाँ पर भी जो शो करेगा क्या चीज़, के टू जो शो करता है क्या शो करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट टर्म को डिनोट करता है। तो यदि हम इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो अब हम यदि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यदि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर
रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। तो यदि हम आगे और चलेंगे तो कैलकुलेशन को आगे यदि हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड में क्या था K1 कंसंट्रेशन ऑफ AB, एंड यदि हम इसका रेट ऑफ बैकवर्ड में देखते हैं तो K2 कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। अब यदि हम और आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K1 बाय K2 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। अब यहाँ पर हम जो K1 बाई K2 हुआ कंसंट्रेशन ऑफ यानी कांस्टेंट K1 एंड K2 को, तो इसको हम पूरा जो होता है उसको हम K मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा K बराबर A प्लस एंड B माइनस बाय AB। अब हमने जो पिछला अभी फ़िलहाल बोर्ड साफ करने से पहले बताया था कि जो AB होता है वह C माइनस C अल्फ़ा होता है, और जो B हुआ A प्लस हुआ था वह C अल्फ़ा, एंड जो B माइनस में था तो वह था C अल्फ़ा। अब इसी को हम पुट करेंगे, तो यदि हम इसको पुट करेंगे तो K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस में C अल्फ़ा है, तो यहाँ पर होगा C अल्फ़ा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस में भी C अल्फ़ा है। दोनों में क्या है, दोनों में C अल्फ़ा और C अल्फ़ा है। और यदि हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B में, तो कंसंट्रेशन ऑफ B में क्या है, C माइनस C अल्फ़ा, C माइनस C अल्फ़ा। अब यदि हम दोनों को कंबाइन करते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हो जाएगा K बराबर C स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर बाय C माइनस, यदि हम यहाँ से C को बाहर करते हैं तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और एक C से एक C कटेगा तो हो जाएगा K बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। स्टूडेंट यहाँ पर जो इक्वेशन आया वाह, इक्वेशन क्या आया, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करने का जो है फार्मूला आया। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करने का फार्मूला आया, तो यदि हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर यदि हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पर जो 1 माइनस अल्फ़ा होता है, ये टर्म तो गड़बड़ करता है इक्वेशन में, और फिर जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वो समय यह गड़बड़ करता है। तो यदि हम समझ लेते हैं कि उस समय जो अल्फ़ा यदि होगा, इफ़ इसको हम केस 1 ले लेते हैं, यदि हम इसमें केस 1 लेते हैं, इफ केस 1, यदि हम केस 1 लेते हैं और केस 1 में यदि अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 रहेगा, यदि अल्फ़ा वेरी स्मॉलर देन 1 रहेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इज वेरी स्मॉलर देन 1, देन अल्फ़ा इज नेगलेक्टेड। अल्फ़ा को हम उस समय क्या करेंगे, अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमें यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि अल्फ़ा को हम नेगलेक्ट कब करेंगे, और फिर हम कैसे समझेंगे कि जो अल्फ़ा होता है वह नेगलेक्ट करने का समय आ गया। तो उसमें हम यदि देखेंगे कि अल्फ़ा इज क्या चीज़ होगा, 0.05%, यानी अल्फ़ा जब 5% से कम होगा, यानी यहाँ पर 0.05 लिखे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यदि हम इसको 5% बोलते हैं, वैसे तो 0.05% नहीं होगा, लेकिन 0.05% यानी 5% से अल्फ़ा जब कम होगा तो उस स्थिति में अल्फ़ा को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यदि अल्फ़ा 0.05% से ज़्यादा रहा तो उस समय हम अल्फ़ा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और फिर 0.5%
तो 5% से यदि कम रहेगा तो अल्फ़ा को नेगलेक्ट करेंगे, और उस समय यदि 0.5% नहीं रहा, यानी अल्फ़ा जब नेगलेक्ट नहीं हुआ, तो अल्फ़ा नेगलेक्ट जब नहीं होता है तो हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि अल्फ़ा नेगलेक्ट नहीं हुआ तो उस समय हम क्या सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और जब अल्फ़ा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो अल्फ़ा जब नेगलेक्ट होगा तो उस स्थिति हम आगे बढ़ाएंगे। तो समझ लेते हैं कि यदि अल्फ़ा नेगलेक्ट हुआ, इफ़ अल्फ़ा इज नेगलेक्ट, इफ़ अल्फ़ा इज नेगलेक्ट हो जाएगा तो के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा। तो उस समय क्या होगा कि सी बराबर सी अल्फ़ा, के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा। अब समझ लेते हैं कि यदि हमको डिसोसिएशन निकालना है, उस समय हम फार्मूला को पुट करेंगे, और फिर यदि हम अल्फ़ा को निकालना है तो अल्फ़ा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लिख लेते हैं, सी अल्फ़ा स्क्वायर बराबर के, यहाँ से हम अल्फ़ा को निकालते हैं तो के बाय सी, और जो इसका रूट होगा वह के बाय कांस्टेंट ऑफ के बाय सी हो जाता है। अल्फ़ा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, हमने आज का लेक्चर में, अच्छा यदि हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पर सी बराबर 1/, यदि हम भी को पुट करते हैं यानी वॉल्यूम, सी बराबर 1/v को वॉल्यूम पुट करते हैं, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा बराबर रूट अंडर के बाय क्या होगा 1/v हो जाएगा। तो यदि हम इसको और सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा बराबर के इंटू भी ऊपर जाएगा तो हो जाता है के। यदि वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा तो हम इसको इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, और यदि वॉल्यूम के टर्म में नहीं पूछेगा तो हम ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर में देखा कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वह कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने दिखाया, पढ़ा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करने का फार्मूला इसी तरह से होता है। तो चलिए आज का लेक्चर को हम वहीं समाप्त करते हैं, और हमें आशा हो कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझे होंगे, पढ़े होंगे। आप फिर समझिए, पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगला क्लास में हम यदि कल पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि कल का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट और फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ किसका, वाटर का। तो हमने आज का लेक्चर में जो पढ़ा, आज का लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, यानी के आई बराबर फार्मूला था सी अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। आज का लेक्चर में इस प्रकार का फार्मूला पढ़ा, यानी वहाँ पर के जगह में यदि आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो हम के स्थान पर आई को भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। और जो अगला क्लास का लेक्चर होगा यानी डिसोसिएशन ऑफ वाटर का जो लेक्चर होगा, तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर में हम इस तरह लिखेंगे कि के डब्ल्यू बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। इसका हो जाएगा रूट अंडर नहीं होगा इसका, क्योंकि सी अल्फ़ा स्क्वायर के बाद ही अल्फ़ा आएगा। तो जो कल का लेक्चर में पढ़ेंगे तो कांस्टेंट ऑफ वाटर के पढ़ेंगे, और इसके बाद का लेक्चर में यदि हम देखेंगे, इसके बाद हम कल ही तुरंत पढ़ेंगे इसको बताने के बाद, तो उसमें हम बताएंगे कि किसके बारे में, पीएच स्केल। पीएच स्केल आप जानते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो कल का लेक्चर में हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि के डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ
वाटर का बात करेंगे, और दूसरा जो हम बात करेंगे वह पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट पीएच स्केल आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि पीएच स्केल क्या होता है और फिर इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला क्लास में हम सब पढ़ेंगे।